हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आपका चैप्टर पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन में, अर्थात कि पुष्पी पादपों के अंदर जो लैंगिक जनन होता है उसके क्रम में पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन के अंतर्गत जो पादप है उसमें जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है, पादप में जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है, इसमें हमने पिछले क्लास में जाना था एक टॉपिक के बारे में, वो था हमारा पुंकेसर, अर्थात कि इसके मेल पार्ट का हमने देखा था कि मेल पार्ट में अर्थात पुंकेसर के अंदर किस तरह से परागकण निकलते हैं, और परागकण निकलने की क्रिया के साथ साथ हमने जाना था कि एक परागकण की आयु कितनी होती है। उसमें हमने देखा था कि 30 मिनट से लेके लगभग 6 मंथ तक की इसकी वैलिडिटी होती है। हमने साथ में इसकी बेनिफिट भी देखे थे, और साथ में हमने देखा था कि इसे स्टोर करने के लिए लगभग 196 डिग्री सेल्सियस पे इसे स्टोर किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने ये सारे पार्ट हमने अभी तक देखे थे। आज हम लोग को जो जानना पॉइंट, वो हमारा पॉइंट है स्त्रीकेशन। वो पॉइंट है हमारा स्त्रीकेशन, स्पेशली कह सकते हैं कि उसका फीमेल पार्ट के बारे में चर्चा करना, अर्थात क्या कि हमें जयांग के बारे में चर्चा करना। जयांग क्या है? पौधों का फीमेल पार्ट है, और इस फीमेल पार्ट के बारे में हमें चर्चा करना कि जयांग क्या होता है और इसके अंदर किस तरह से आपका अंडाणु निकलते हैं, और निकलने की क्रिया क्या है, और निकलते कैसे हैं, और इनके अंदर आगे जितनी भी क्रियाएं होती है, पर आपका अंड निकलने से लेकर निषेचन तक की सभी क्रियाओं के बारे में जानना है। हम लोग निषेचन पूर्व घटनाएं देख रहे हैं, इसलिए अभी युग्मक जनन तक की क्रिया को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अगर जयांग की बात करें तो जयांग वास्तव में जो स्त्रीकेसर का मेन पार्ट है, उसके अंतर्गत हमने बताया था आपको कि इसके अंतर्गत 3 पार्ट है। इसमें सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है वो होता है वर्तिकाग्र, और बीच में जो आपका लंबा सा डंठल होता है उससे हम लोग कहते हैं वर्तिका, और सबसे नीचे वाला जो गोलाकार भाग होता है वो इसका भाग होता है अंडाशय, यानी कि ओवेरी। ये 3 भाग होते हैं। जैसे कि ये आपका पौधे का सिर्फ आपका पार्ट जो है, ये आपका फीमेल पार्ट है, और ये फीमेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट में देखा जाए तो ये सबसे ऊपर वाला भाग जो है ये हमारा क्या है? वर्तिकाग्र है। ये बीच वाला भाग आपका वर्तिका है, और सबसे नीचे जो गोलाकार भाग है अंडाशय। और क्या होता है, जो परागकण आते हैं इसी वर्तिकाग्र परागकण परागण की क्रिया करते हैं। तो हमें जानना है कि इनके अंदर इसके अंडाशय में जो अंड बनते हैं, अर्थात कि बीजांड का जो निर्माण होता है, तो वह किस रूप में होता है। तो इसके अंदर जो बीजांड निर्माण होने की, अर्थात कि अंडाणु जो अंड निर्माण होने की जो क्रिया है, जिनसे यह स्टार्टअप होती है, जिनसे निकलती है, उसे हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु। क्या कहते हैं उसे? गुरु बीजाणु। जिस तरह से हमने पुंकेसर में देखा था कि उसका जो मुख्य पार्ट होता है वो लघु बीजाणु होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि गुरु बीजाणु होता है, और इस गुरु बीजाणु के मातृ कोशिका जो होती है, गुरु बीजाणु की जो मातृ कोशिका होती है, इसी मातृ कोशिका के अंदर कोशिका का विभाजन होता है, और कोशिका का विभाजन समसूत्री रूप में होता है। पहले समसूत्री रूप में होगा, और समसूत्री जब विभाजन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें 4 नए आपके कोशिका मिलेंगे। हमें पता है कि जब भी आपके जनन कोशिकाओं के अंदर कोई भी निषेचन की क्रिया होती है तो उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन, ये हमने आपको बताया था कि उनके अंदर विभाजन की क्रिया कैसे होती है? अर्धसूत्री विभाजन। तो मातृ कोशिका से जो गुरु बीजाणु हमारा बनेगा, तो गुरु बीजाणु कोशिका बनने तक यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, लेकिन जहां पर यह गुरु बीजाणु बन जाता है तो गुरु बीजाणु से समसूत्री विभाजन के द्वारा उसमें कितनी कोशिकाएं बनती है? 4 कोशिकाएं बनती है।
और यह 4 कोशिकाएं है, यही 4 कोशिकाएं पूरी तरह से एक बीजांड अर्थात की पूरी भ्रूण पोष बनाने का काम करती है। अगर हम बीजांड की संरचना की बात करें तो बीजांड की संरचना मुख्य रूप से इस तरह की होती है। ये बीजांड की संरचना हमारी। इस बीजांड की संरचना में आपका बीच का हिस्सा जो होता है ये केंद्रक वाला हिस्सा होता है, और इसके जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है, यह जो पीछे वाला हिस्सा है जो कि आवरण से, बाहरी आवरण से ढका हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं निभाग, या इंग्लिश में से कहते हैं चैलेजा। ठीक है। और यह सबसे नीचे वाला हिस्सा, सबसे ऊपरी, जहां से आपका एक द्वार खुल रहा है, इसे हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार। इसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार से एक पतली सी आपकी वृंत निकलती है, एक पतली सी आपकी आकार आकृति निकलती है, जिसे हम लोग कहते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत। अब क्या होता है कि निभाग पीछे वाला हिस्सा हो गया, बीजांड द्वार आपका शुरू वाला हिस्सा हो गया, उनसे बीजांड वृंत निकल रही है, और बीजांड वृंत के आपका बाद उनके सटे हुए, इसका मेन पार्ट होता है आपका केंद्रक का, और यह केंद्रक का भाग जो होता है, यह आंतरिक जो ध्रुवीय भाग है उनसे आपका जोड़ने का काम किसका होता है? केंद्रक को, अर्थात कि बीजांड वृंत और इसका ध्रुवीय भाग दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वह किसका काम है? केंद्रक का काम है। तो यह हमारा किसका फोटो हो गया? ये हो गया हमारा बीजांड का। और बीजांड के अंदर यह हमारी मान लीजिए कि 4 कोशिका बन गई। अब यह 4 कोशिका जब बनेगी तो इनमें से 4 में से जो 3 कोशिकाएं होंगी, 4 में से जो 3 कोशिकाएं होंगी, वह 3 कोशिकाएं जो होंगी वह किसी भी रूप में क्रियाशील न होकर बिल्कुल अक्रिय अवस्था में रहेगी। किस रूप में रहेगी? अक्रिय अवस्था, अर्थात कि इनके अंदर किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं, बल्कि अक्रिय अवस्था में रहेगी। और एक जो मुख्य भाग होगा वह आपका क्या होगा? आगे की तरफ होगा, अर्थात कि यह जो केंद्रक है, केंद्रक के पास में यह हिस्सा होगा, और यह क्या होगा? सक्रिय। क्या होगा? सक्रिय। हमने अभी तक क्या देखा कि गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणु की मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद जो कोशिका बनेगी उनके अंदर यह अर्धसूत्री विभाजन बनेगा। तो अर्धसूत्री में कितनी कोशिकाएं बनेगी टोटल? अर्धसूत्री में कितनी कोशिकाएं बनेगी? 2 कोशिका बनेगी, और 2 कोशिका का क्या होगा? यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन जब होगा तो उनमें से जो 3 कोशिकाएं हैं वह 3 कोशिकाएं अक्रिय रूप में रहती है, या सीधा कह सके कि ये क्रियाशील नहीं होती, इनके अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी अर्थात की क्रियाशीलता नहीं होगी। लेकिन एक जो होगा वह क्रियाशील होगा, एक क्या होगा? क्रियाशील होगा, और यह अकेला कोशिका पूरा का पूरा भ्रूण कोष बनाने का काम करेगा, पूरा भ्रूण कोष निर्माण का कार्य करेगा। तो ये क्या हो गया? आपका 2 पार्ट हो गया। एक आपका समसूत्री विभाजन के बाद 4 बना, 3 क्रियाशीलता में आ गई, और एक 3 क्रियाशीलता नहीं है, और एक के अंदर क्रियाशीलता है, जिनसे पूरी भ्रूण कोष बनेगा। कोष नहीं, भ्रूण कोष, भ्रूण कोष का निर्माण करेगा। यहां तक हमने क्या देखा कि समसूत्री विभाजन के बाद 4 बना, 3 में क्रियाशीलता नहीं है, सिर्फ 1 में क्रियाशीलता है, और सिर्फ एक सिंगल से पूरी भ्रूण कोष बनने की क्रिया होगी। यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं कि यह जो एक क्रियाशील है, यह एक क्रियाशील अंदर बीजांड काय के अंदर भ्रूणपोष कैसे निर्माण करता है। यह संरचना आपकी हो गई बीजांड के आंतरिक संरचना, जिसके अंदर हमारा एक क्रियाशील है नीचे की तरफ, और 3 अक्रियाशील जो है वह ऊपर की तरफ है। यह 3 अक्रियाशील है। अब क्या होगा
कि यह जो क्रियाशील है इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर भी हमारा विभाजन की क्रिया होगी, और विभाजन की क्रिया होगी तो विभाजन की क्रिया कैसे होगी, एक से क्या बनेगा, एक से 4 बनेगा, एक से 2, 2 से 4 और 4 से 8। इसके केंद्रक का विभाजन होगा, इसके अंदर जो केंद्रक है इसका 8 रूप में विभाजन होगा। जब 8 न्यूक्लिएट, ध्यान दीजिएगा, 8 न्यूक्लिएट अर्थात कि 8 केंद्रकी रूप में आ जाएगा। पहले क्या हो गया, 4 बना था तो 3 तो इसके पीछे वाले भाग में आ गया, निभाग वाले भाग में, और एक हमारा क्या है, बीजांड द्वार वाले भाग पे है। और बीजांड द्वार वाले भाग में क्या हुआ, इसका केंद्र का विभाजन शुरू हुआ तो 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 केंद्र की बन गए। अब 8 केंद्र की जब बनेंगे तो यह भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। अब देखिए ध्यान से कि भ्रूणपोष का जो निर्माण करेगा इसमें से 8 में से जो 6 होंगे वह अलग हो जाएंगे, और 2 जो होंगे वह एक अलग रूप धारण करेंगे। ध्यान से समझिएगा कि इसका केंद्रक विभाजन 2 से 4, 4 से 8 फॉर्म में हुआ। अब क्या हो गया कि 8 जो था, 8 में 6 अलग हो गया एक तरफ और 2 अलग हो गया। अब इसमें से जो 2 था वह ध्रुवीय केंद्रक बनाएगा। क्या बनाएगा, ध्रुव केंद्रक आपका बनाने का काम करेगा। ठीक है, इसमें से जो 6 बचेंगे, 6 में से जो 4 होगा, यह 4 क्या करेगा, इसके बाहरी दीवार पे चारों तरफ अपनी आकार आकृति या अन्य कार्य को बनाने में कार्य करेगा। ठीक है, इसमें से 2 जो बच जाएंगे, यह जो 2 होंगे, यह 2 आपका सहायक कोशिका का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, सहायक कोशिका का काम करेंगे, सहायक का काम करेंगे। सहायक मतलब क्या कि अर्थात कि बाहर से जब परागकण अंदर प्रवेश करेगा, जब परागकण आएगा तो इसकी सूचना देने का काम किसका होगा, 2 सहायक का। मतलब क्या, यह 4 आपकी चारों तरफ, मान लीजिए कि छोटे छोटे रूप में 4 हो गए, इधर 4 केंद्र की इधर हो गया, 2 आपका बचा जो अंदर केंद्र की तरफ ध्रुवीय रूप में हो गया, और 2 इसके साथ में इसके पास में सहायक रूप में यह काम करेंगे। तो कुल कितने हो गए, 8 हो गए। अब क्या होगा कि यह जो होगा आपका 2 सहायक वाला, इसे हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका, और यह जो सहायक कोशिका होगी यह क्या करेगा, इसके केंद्रक वाले या जो मुख्य होंगे उसकी मदद करेगा, जो मुख्य भाग है उसकी मदद करेगा। और अब मुख्य भाग मतलब कि जो आपका मेन ध्रुव केंद्रक है, इस ध्रुव केंद्रक वाले को यह इंफॉर्मेशन देगा कि परागकण उसके तरफ आ रहा है। यह देने का काम किसका है, सहायक कोशिका का है। इसलिए हम देख सकते हैं कि इसके अंदर को टोटल 8 केंद्रकी है। ठीक है, 8 केंद्रकी होने के बावजूद भी, 8 केंद्रकी कोशिका होने के बावजूद भी इसके अंदर 7 केंद्रकी की तरह ही काम करता है। कितने की तरह काम करता है, 7 केंद्रकी की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि आपके क्या हो गया, 3 इधर 3 इधर 6 हो गए हैं, लेकिन यह जो 2 केंद्रक था यह दोनों मिलके एक ही ध्रुव बना रहे हैं, तो यह एक ही कोशिका की तरह काम करेंगे। तो इसके अंदर क्या हो गया, 7, अब होने के लिए तो 8 केंद्रक है, लेकिन इसके अंदर वास्तव में 7 केंद्रकी या 7 कोशिका के रूप में यह कार्य करेगा। ठीक है, और यही जो होगा आपका क्या होगा, भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। भ्रूण कोश का निर्माण करेगा अर्थात क्या, इसके अंदर क्या होंगे कि भ्रूण कोश तब जाकर इसके अंदर क्या हो सकते हैं कि जब परागकण आएगा तो निषेचन की क्रिया इसमें हो सकती है। तो यह इस रूप में आपका क्या बनेगा, आपका क्या बन रहा है, अंडाणु बन रहा है, अर्थात कि बीजांड बन रहा है। बीजांड किस लिए बन रहा है, निषेचन की क्रिया के लिए आपका बन रहा है। तो यह बीजांड जो बनने की क्रिया है, यह जो बीजांड आपका भ्रूण कोश तैयार होने की क्रिया है, इससे हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं गुरु
युग्मक जनन, अर्थात कि गुरु में युग्मक का जनन हो रहा है। अर्थात क्या, यहाँ पे आपका फीमेल वाला जो अंडाणु है यह जन्म ले रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, गुरु युग्मक जनन। अब क्या होता है कि यह क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है कि बताइए कि इसके अंदर कौन कितने आपके गुणसूत्रों के आधार पे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह पूरा बीजांडकाय है, तो बीजांडकाय है, पूछ देता है कि बताइए कि इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो अभी तो इसके अंदर कुछ भी विभाजन नहीं हुआ, यह पूरी क्या है, मातृकोशिका के रूप में है, यानी पूर्ण गुरु बीजाणु पूरी बीजांडकाय के रूप में है। तो यह किस रूप में होगा, यह 2n के रूप में रहेगा, अर्थात द्विगुणित अवस्था में। उसके बाद क्या कि उसके बाद मातृकोशिका बनेगा, तो मातृकोशिका भी किस रूप में रहेगा, 2n के रूप में रहेगा। लेकिन जब यह गुरु बीजाणु से आपका ये बनेगा, जब युग्मक के कंडीशन में आएगा, अर्थात कि बीजांडकाय के कंडीशन में आएगा, तो बीजांडकाय जब बन जाएगा तो वह किस कंडीशन में हो जाएगा, अगुणित या एन अवस्था में हो जाएगा। यानी क्या, बीजांडकाय पूरी जो बीजांड है वह 2n के फॉर्म में, आपका मातृकोशिका 2n के फॉर्म में। लेकिन जब पूरी बीजांडकाय से भ्रूण कोष बन के तैयार हो जाएगा, उसके अंदर आपके बीजांड जब बन जाएंगे, तो वह बीजांड क्या होगा, बीजांड आपका अगुणित अवस्था में होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि बीजांड हो, शुक्राणु हो, अंडाणु हो, परागकण हो, जितने भी कोशिकाएं हैं जो जनन की क्रिया करते हैं, वो सभी के सभी क्या होंगे, अगुणित अवस्था में ही होंगे। वो सभी के सभी किस अवस्था में होंगे, अगुणित अवस्था में। उसके बाद क्या कह रहा है आपका, उसके बाद क्या कह रहा है कि इसके अंदर, तो ये हमारा क्या बन गया, अंडाणु बन गया। अब क्या है कि इनके अंदर संरचना की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या हो गया, पहला नंबर पार्ट कि यहाँ पे आपका कोशिका का आपका संचय है यहाँ पर, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, अंडाणु यहाँ पे 3 आपका संचित है एक जगह पे, तो इससे हम लोग कहेंगे अंड संचय। क्या बोलेंगे इसे, अंड संचय या अंड समुच्चय। ठीक है। उसके बाद क्या, इसके अंदर ध्रुव केंद्रक बना है, 2 केंद्रक यहाँ पे बने हुए हैं, तो देख 2 केंद्रक बने हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे सेंट्रल कोशिका, यानी बीच में है ये, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल कोशिका। और सेंट्रल कोशिका के बाद क्या आपका, उसके बाद एक और बच जाता है आपका कौन, आपका निष्क्रिय भाग, निष्क्रिय भाग, या फिर उसे हम लोग कहते हैं प्रतिव्यसंत। कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि प्रतिव्यसंत कौन सा है, तो प्रतिव्यसंत का मतलब होता है कि निष्क्रिय, जो यहाँ पर हमने 3 अक्रिय लिखा या निष्क्रिय लिखा हुआ है, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रतिव्यसंत के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में अगर प्रतिव्यसंत आएगा तो आप कह सकते हैं कि बीजांड के अंदर जो 3 भाग अक्रिय अवस्था में है वह क्या होंगे, प्रतिव्यसंत होंगे। तो इस तरह से हमारे क्या बनते हैं कि स्त्री केसर के अंदर जो आपका स्त्री का अर्थात जयांग का युग्मक है वह इस रूप में आपका तैयार होता है। तो यह पूरी क्रिया क्या बताती है कि अंड आपका बीजांड तैयार कैसे होता है। हमने पूरी क्रिया में क्या देखा कि बीजांड हमें कैसे तैयार होके प्राप्त होता है, यानी कि बीजांड मिलता कैसे है, ये क्रिया हमने देखा। इससे पहले हमने क्या देखा था कि परागकण कैसे बना, आप बीजांड कैसे बना, ये दोनों क्रिया हमने देख लिया। अर्थात क्या, एक हमारा फीमेल युग्मक और एक हमारा मेल युग्मक, दोनों युग्मक हमने तैयार कर दिया है, दोनों युग्मक हमने बना दिया है। जब यह दोनों युग्मक हमारा बन गया, तो जब दोनों युग्मक हमारा बन गया तो यह दोनों युग्मक ही हमारा क्या करेगा, आगे की तरफ यह बढ़ाएगा कि अर्थात निषेचन की क्रिया होगी। तो हमने अभी तक जितना देखा ये सारी क्रिया क्या थी, निषेचन पश्च क्रियाएं थी। अर्थात क्या, निषेचन से पहले होने वाली क्रियाएं थी, जिसमें हमने परागकण का निर्माण और दूसरा पार्ट हमने देखा बीजांड का निर्माण। बीजांड का निर्माण बिल्कुल आसान है कि स्त्री केसर के अंदर 3 पार्ट, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, 3 भाग। इनके अंदर आपका गुरु बीजाणु होगा,
जो कि मातृ कोशिका के रूप में होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा इसका, अर्धसूत्री में 2 बनेगा, फिर उनका समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री में से जो 3 होंगे वो क्रियाशील नहीं होंगे, सिर्फ एक ही क्रियाशील होगा जो भ्रूण कोष निर्माण करने का काम करेगा। आपका बीजांड का मुख्य रूप से 2 भागों में बटा रहता है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा निभाग कहलाता है, और जिसमें एक द्वार की तरह खुला रहता है उसे हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड का सामान्य रूप से आवरण से ढका हो सकता है या फिर बिना आवरण का भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार का फल है। वह जिस प्रकार का फल होगा उसके अंदर यह डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी फल होते हैं जिनके अंदर एक ही बीजांड होते हैं, कुछ के अंदर एक से अधिक बीजांड होते हैं। जैसे तरबूजा है, तो तरबूजा के अंदर बीज आपने देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं, तो उनमें बीजांडों की संख्या अधिक हो गई। वहीं पे दूसरे तरफ अगर देखेंगे तो आप ध्यान में देखेंगे उसके अंदर बीजांड की संख्या 1 हो गई। आम के अंदर देखेंगे बीजांड सिर्फ सिंगल है, अर्थात कि एक ही है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार का फल देने वाला है या किस प्रकार का पौधा है। उसी के आधार पर क्या होगी कि बीजों की संख्या होती है, अर्थात कि बीजांड की संख्या। तो यहाँ पे आपका क्रियाशील होगा और इसी से आपका भ्रूण कोष बनेगा। हमने बताया कि बीजांड वृंत, केंद्रक और आपका बाहरी भाग, इन 3 दोनों को जोड़ने का काम केंद्रक का होता है। उसके बाद उसके नीचे आपका ध्रुवीय केंद्रक होता है, यह आपका बीजांड का हिस्सा होता है। बीजांड के अंदर जो आपका एक या समसूत्री विभाजन द्वारा जो कोशिका मिलती है, 3 तो क्या हो जाता है आपका निभाग की तरफ चला जाता है। लेकिन जो यहाँ पे आपकी एक कोशिका जो केंद्रक का रूप धारण करता है वह 1 से 2 केंद्रक में बदलता है, 2 से 4, 4 से 8। जब 8 केंद्रकी बनता है तो वह किस रूप में जाता है, भ्रूण कोष निर्माण करने की कंडीशन में जाता है। तो 4 इनकी दीवारों को हेल्प करता है, जबकि 2 इनकी सहायक कोशिका के रूप में रहता है, और 2 मिलकर क्या बनाता है, ध्रुव केंद्रक बनाने का कार्य करता है। और यह जो कंप्लीट आकार है वही आपका गुरु युग्मक जनन के द्वारा बीजांड बनाने का काम करता है। और बीजांड जो होता है वास्तव में वह अगुणित अवस्था में होता है। बीजांड का द्विगुणित अवस्था में, मातृ कोशिका भी किस अवस्था में, द्विगुणित अवस्था में पाया जाता है। इस तरह से अभी तक हमने इतने पार्ट को समझने की कोशिश करी। आशा फ्रेंड्स यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर बनते कैसे, इनके बारे में हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोग जानेंगे परागण के बारे में कि हमारा युग्मक तो बन गया, अब इन युग्मकों का संलयन जो होगा उससे हम लोग कहेंगे परागण। अर्थात कि यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग जानेंगे परागण की क्रिया के बारे में। अब देखिए परागण की क्रिया कैसे होती है। तो परागण की क्रिया में मुख्य रूप से क्या होगा कि यहाँ पर जो युग्मक है आपका, जो स्त्रीकेसर से प्राप्त युग्मक है और या फिर आपका किससे, जो आपका इसके मेल पार्ट अर्थात कि परागकण है, इन दोनों के संगलन होने की जो क्रिया है ना, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, परागण कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि वास्तव में परागण होता क्या है। परागण क्या होता है वास्तव में, परागकण वास्तव में वैसी क्रिया है कि पराग, पराग का मतलब परागकण, पराग का मतलब परागकण, और न का मतलब अण, अर्थात कि पराग कणों को आने की क्रिया ही हमारी क्या है, परागण की क्रिया। जैसे ये अगर पौधे का भाग है, ये हमारा पुष्प का हिस्सा है, ये हमारा पुष्प है। तो इस पुष्प के अंदर यह जो हमारा अगर बीच का हिस्सा, ये वाला हमारा क्या है, वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है। और ये हमारा हिस्सा जिसपे परागकण है, छोटे छोटे आपके क्या है, परागकण इस पर उपस्थित है। ये परागकण आपके वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की प्रक्रिया है
वर्तिकाग्र को पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जो जाने की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण का मतलब पराग कणों का आना। ठीक है। अब क्या है कि पराग कणों का आना अलग अलग रूप में हो सकता है। परागण करने की एक ही तरीके तो नहीं हो सकते कि इसमें से निकल के यहाँ पे चले आए। हो सकता है बगल में दूसरा पौधा हो, उसका परागकण आ जाए। हो सकता है किसी कीट उस पे पौधे पे बैठा हो और उसका परागकण आकर इसमें चिपक जाए, वो भी आपका परागण का तरीका हो सकता है। अर्थात क्या कि पराग कणों का आने का कोई भी तरीका अवेलेबल हो, किसी भी रूप में आपके पराग कण आए तो वह क्रिया हमारी परागण ही कहलाएगी। किसी भी रूप में पराग कण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक आएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परागण कहेंगे। अब क्या है कि परागण की क्रिया अगर किसी भी तरह से आए तो परागण कहलाएगी। तो यह भी अलग अलग रूप में होती होगी। तो बिल्कुल परागण की क्रिया भी अलग अलग रूप में होती है, जिनमें मुख्य रूप से परागण की क्रिया 3 तरह की होती है। ठीक है। एक तो होता है कि स्वपरागण। एक क्रिया क्या होती है? स्वपरागण, यानी खुद से होने वाला। एक क्या होती है आपकी? परपरागण। एक क्या होती है? परपरागण। और जनरली आपको यही दोनों पढ़ने को मिलता है, स्वपरागण और परपरागण। लेकिन आपको एक और जान लेना चाहिए, वो होता है आपका समजात परागण। समजात परागण। ठीक है। तो हम लोग जानेंगे 3 परागण के बारे में। एक आपका स्वपरागण, समजात परागण और परपरागण। इन 3 तरह की परागण क्रिया को हम लोग जानेंगे। अब इनके नाम से ही आपको आधा बातें क्लियर हो जाती है कि इनके अंदर आपको पढ़ना क्या है, अर्थात कि परागण की क्रिया इसके अंदर होगी कैसे। अब पहले की बात करें तो कहता है स्वपरागण। तो स्व मतलब स्वयं, स्वयं का मतलब खुद से, बिना किसी सहायता से, यानी खुद से, अपने आप से। और परागण यानी कि पराग कण जब आएंगे, पराग कण का आना, जब स्वयं पराग कण आते हैं तो वह क्रिया जो होती है हमारी स्वपरागण की क्रिया होती है। दूसरा केस होता है समजात परागण। पौधे 2 अलग अलग है, मान लीजिए एक पौधा ये है और एक पौधा ये है, लेकिन ये भी अगर धान का ही पौधा है और ये भी आपका धान का पौधा है। ठीक है। स्वपरागण मतलब क्या कि इसके अंदर एक ही पौधा और एक ही पौधा के अंदर 2 अलग अलग पुष्प है और इनके परागकण इस पे गिर जाते, इसके परागकण इस पे गिर जाते। ठीक है। अब क्या है कि समजात परागण में क्या होता है कि आपका एक का परागकण सेम उसी जाति के दूसरे आपके पौधे के परागकण पे गिरे, तो वह क्या हो जाता है? आपका समजात परागण। और पर परागण में क्या होता है कि जब परागण पर परागण में क्या होगा, मतलब किसी दूसरे पौधे का, दूसरे पुष्प का परागकण निकल कर हमारे क्या हो जाए? दूसरे पौधे के, जैसे मान लीजिए कि ए है तो ए का परागकण निकल के बी पौधे के आपके वर्तिकाग्र तक जब जाएंगे तो वह क्रिया हमारी क्या होगी? पर परागण की। अर्थात कि परागण की क्रिया 3 रूप में, जब स्वयं एक ही पुष्प के पौधे और उसी पुष्प के जो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाएंगे तो स्वपरागण। लेकिन जब आपका क्या हो, दूसरे पुष्प के परागकण, दूसरे पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाएंगे तो समजात परागण। और पर परागण 2 अलग अलग पौधे हो और दोनों अलग अलग पौधे के परागकण निकलकर दूसरे के वर्तिकाग्र तक जाएंगे तो यह क्रिया क्या होगी? आपकी पर परागण। अर्थात कि परागण की क्रिया 3 रूप में होगी। एक आपका स्वपरागण, दूसरा समजात और तीसरा क्या आपका पर परागण। इन तीनों के प्रकार और तीनों के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे अगले क्लास में।